Hello students, a very warm welcome to Couple Commerce classes. As you guys already know that we have already started our CMA Inter paper number 7, that is your direct text. डायरेक्ट टेक्स्ट की हमारी एक क्लास हो चुकी है। बहुत ही इंट्रोडक्टरी और बेसिक सेशन था जहां हमने जाना था इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर के लिए पैसे चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, नीड ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स का नेचर क्या है, कंपलसरी या वॉलंटरी है। फिर हमने टैक्स के टाइप देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टैक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो व्यक्ति खुद इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर होता है, द इंसिडेंस फॉल ऑन हिमसेल्फ ओनली। और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है। के बाद हमने देखी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कि किसने अधिकार दिया सरकार को हमसे टैक्स मांगने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को क्या दिया है? फुल अथॉरिटी दी है, राइट्स दिए हैं कि आप पब्लिक से वेलफेयर के लिए पैसा मांग सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ओके, आज आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। चलिए, साथ सेम वही पैटर्न रहेगा, आपको नोट डाउन करना है, साथ में मैं भी नोट डाउन कर रही हूँ। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये राइट दे दिया कि आप जनता से क्या ले सकते हो? टैक्स ले सकते हो, कर का भुगतान करवा सकते हो जनता से, कि जनता आपको क्या देगी? टैक्स देगी। पब्लिक विल बी लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लेने का तो बोल दिया, लेकिन टैक्स एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको संभालेगा कौन? तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अथॉरिटी कौन है हमारे ऊपर टैक्स के ऊपर? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है? एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और बच्चों, हमने कितने टाइप के टैक्स पढ़े थे? दो टाइप के। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी कितनी अथॉरिटीज हैं? दो। एक है सीबीडीटी, है ना। दो टैक्स तो दो अथॉरिटी, एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीटी? जो डायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटी है वो है आपकी सीबीडीटी, और जो इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स की अथॉरिटी है वो है आपकी सीबीआईसी। चलो, फुल फॉर्म लिखते हैं। सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और सीबीआईसी की सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो सीबीडीटी अथॉरिटी है किसकी? डायरेक्ट टैक्स की। और सीबीआईसी अथॉरिटी है इनडायरेक्ट टैक्स की। इसका मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जो एज अ वॉचडॉग वर्क करेगा कि सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मोदी जी ही सबका टैक्स डिपार्टमेंट देखते रहेंगे, है ना। तो जनता को देखने के लिए कि जनता कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही, जो टैक्स के स्लैब में आता है वो टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हमारे पास गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बना रखी है सीबीडीटी और सीबीआईसी। ये लोग रूल्स बनाएंगे, प्रोविजंस बनाएंगे, हमसे टैक्स लेंगे, तो बहुत सारी एक्टिविटी इनके अंदर आती है। इसका मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो एज अ वॉचडॉग भी काम करते हैं। चलो, टैक्स लगाना, टैक्स कलेक्ट करना, दोनों किसका काम है? सीबीडीटी का काम है ना। और टैक्स लगाना, टैक्स कलेक्ट करना ऑन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसका काम है? सीबीआईसी का काम है। चलो, नेक्स्ट मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज योर सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम एक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे?
लॉ। जो ब्रॉड टर्म है वो क्या है, लॉ है। एक्ट के अंदर आपके पास रॉ फॉर्मेट में प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन, उनके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं वो सभी एक्ट में नहीं लिखे होते। तो हमें टेक्निकली क्या पढ़ना है, लॉ पढ़ना है। तो हमें लॉ पढ़ना है, जो ब्रॉडर टर्म है वो क्या है बच्चों, लॉ, ना कि एक्ट। तो लॉ के अंदर क्या क्या आता है वो जरूरी है जानना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो, लॉ, तो क्या जवाब देना है आपको, लॉ, है ना। चलो, अब लॉ के अंदर क्या क्या आता है, तो लॉ के 5 सोर्सेज जो होते हैं वो हम लिखते हैं। फर्स्ट जो मेन है वो है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये मेन लॉ है। क्या है, मेन लॉ। चलो, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। एक्ट आ गया था, 1961 एक्ट का ईयर है, लेकिन स्टार्ट इफेक्टिवली, इफेक्ट कब आया इसका, 1 अप्रैल 1962 से। एक्ट का नाम 1961 ही रहेगा, बट द इफेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1 अप्रैल 1962 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे लगता है, पूरे इंडिया पे लगता है, तो एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। तो जब हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं तो पहली चीज जो हमें पढ़नी है, जो मेन है, जिसमें 80% कंटेंट लिखा हुआ है, वो क्या है हमारा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। इसके अंदर 298 सेक्शंस हैं, तो लिखो कंटेन्स 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। कंटेन 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल्स। इसके अंदर क्या क्या कवर्स होता है, कवर्स, इट कवर्स टैक्सेबल इनकम, कि कौन सी इनकम पे हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। विच पार्ट ऑफ इनकम इज टैक्सेबल एंड विच इज एग्जाम्प्ट। टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बनेगी, इनकम निकालने के बाद टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, तो टैक्स लाइबिलिटी, क्या पेनल्टीज हैं, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हमारे एक्ट में क्या है, कवर है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको एक्ट नहीं, एक्ट से पहले क्या पढ़ना है, लॉ। लॉ के अंदर क्या आता है, एक्ट आता है। तो एक्ट कब आया, 1 अप्रैल 1962। इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया, पूरे भारत पर क्या है ये एप्लीकेबल है, लागू होता है। और इसके अंदर 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल है। इसके अंदर टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, पेनल्टीज, ये सारी चीजें कवर होती हैं, ठीक है। चलो, अब जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो दूसरा मेन जो पार्ट आता है लॉ का वो है फाइनेंस एक्ट। क्या आता है, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एनुअल अमेंडमेंट, एनुअल अमेंडमेंट। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी आती हैं और देश का बजट क्या करती हैं, डिक्टेट करती हैं, बोलती हैं, बताती हैं। उस बजट के अंदर हमारे अंदर यहाँ क्या दे रखी होती हैं, रेट्स, कि इस साल से इस व्यक्ति के इनकम पर इस रेट से टैक्स लगाया जाएगा। तो नोट इट डाउन, फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड, कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर, हर साल प्रेजेंट होता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एवरी ईयर आफ्टर अप्रूवल ऑफ। देखो, सबसे पहले बिल बनेगा तो उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, डायरेक्ट उसको बिल नहीं बोला जाता। पहले ड्राफ्ट बनेगा, लोकसभा राज्यसभा उसको अप्रूव करेंगे, आफ्टर दैट इट विल कंसीडर एज बिल। तो लिखो, आफ्टर अप्रूवल
आफ्टर अप्रूवल बाय लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन। लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट। वो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो आफ्टर अप्रूवल बाय लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट इट बिकम फाइनेंस एक्ट। और इसके अंदर क्या होता है? इट स्पेसिफाइज इनकम टैक्स रेट, इट स्पेसिफाई इनकम टैक्स रेट्स एंड ईयरली अमेंडमेंट्स। इनकम टैक्स कितनी रेट से लगाया जाएगा आपकी इनकम पे, वो कौन बताएगा? आपका फाइनेंस एक्ट बताएगा। ठीक है, तो देखो अभी सेकंड पॉइंट से ही यू गॉट दैट आइडिया कि सिर्फ एक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। लॉ के अंदर पहले आप एक्ट पढ़ोगे, एक्ट के बाद आप फाइनेंस बिल पढ़ोगे, क्योंकि फाइनेंस बिल में हर साल रेट्स क्या होती हैं? चेंज होती हैं, अमेंडमेंट आते हैं। क्योंकि देखो लॉ 1961 का बना हुआ है, एक्ट 1961 का बना हुआ है, अभी 2026 चल रही है। समय के साथ बहुत बदलाव आ जाते हैं, है ना। हम बहुत प्रोग्रेसिव नेचर के हो चुके हैं, मेथड्स ऑफ इनकम चेंज हो चुका है ना, क्राइटेरिया इनकम का चेंज हो चुका है, लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो चेंज हो चुका है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार को बदलाव करते रहने पड़ते हैं। तो बदलाव लॉ का पार्ट है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट आता है इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल्स 1962 ये सीबीडीटी ने बनाया है। तो लिखो मेड अंडर सेक्शन 295 में सीबीडीटी ने क्या बनाए हैं? इनकम टैक्स के रूल बनाए हैं, जो एक ऑथराइज और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव नोटिफिकेशन के बाद क्या हुआ है? इश्यू हुआ है। सीबीडीटी ने ऐसे नहीं सीबीडीटी का मन किया और बना दिए रूल्स, नहीं, रूल्स बनाए एज पर लॉ। सेक्शन 295 के तहत उन्होंने रूल्स बनाए, वो रूल्स वो लॉ उन्होंने ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश भी करवाए। इसमें क्या होता है? इट एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, explain the practical implementation of the income tax act, explain the practical implementation of income tax act। देखो लॉ के अंदर एक्ट लिखा हुआ है, एक्ट के अंदर थ्योरी में प्रोविजन लिखे हुए हैं, अप्लाई कैसे करना है उसके लिए एक नियम होना चाहिए, एक रूल बुक होनी चाहिए। अब वो रूल बुक कैसे आएगी? तो रूल आपको बनाने पड़ेंगे। अब आप कौन होते हो बनाने वाले? बनाएगा कौन? मिनिस्ट्री बनाएगी। मिनिस्ट्री ने ये काम किसको दिया है? सीबीडीटी को दिया है। तो सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल बनाए, जिन्होंने उसमें ये समझाया है कि ये जो इनकम टैक्स के रूल हैं उनका एक्सप्लेनेशन, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट यू गॉट फोर्थ पॉइंट इज सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस, circulars and notifications, circulars and notifications। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है सर्कुलर और एक है नोटिफिकेशन। पहले बात करते हैं सर्कुलर की। issued by CBDT only, issued by CBDT, clarify doubts and explain provisions, and explain provisions। Binding on income tax department, binding on income tax डिपार्टमेंट। सीबीडीटी इशू करती है
क्लैरिफाई करते हैं डाउट को, और जो प्रोविजन बने हुए उनको क्या करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे। अब जो प्रोविजन बने हुए वो समझ से बाहर है, तो सर्कुलर ने उनको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, डाउट क्लियर कर दिया है। बेसिकली ये एक्सप्लेनेटरी फॉर्म के स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं किस पे, नोटिफिकेशन पे। सर्कुलर को इशू करेगा सीबीडीटी, तो नोटिफिकेशन को इशू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। issued by central government, used to implement provisions, used to implement provisions of the act, of the act, used to implement provision of the act। हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रोविजन, प्रोविजन को समझाया सर्कुलर में है, और इम्प्लीमेंटेशन आया है नोटिफिकेशन के अंदर। सीबीडीटी कैन ऑल्सो इशू नोटिफिकेशन फॉर रूल मेकिंग, कैन इशू, सीबीडीटी भी नोटिफिकेशन इशू करती है रूल बनाने के लिए, कैन इशू नोटिफिकेशन फॉर रूल मेकिंग, ठीक है। चलो, तो सर्कुलर्स बाइंडिंग होते हैं हमारे असेसिंग ऑफिसर पे। देखो, सिर्फ और सिर्फ जनता ही लायबल नहीं है टैक्स देने के लिए, है ना। टैक्स जनता दे रही है तो उसको संभालता कौन है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर के लोग संभालते हैं, सीबीडीटी के लोग संभालते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर। तो उनके लिए भी कुछ क्या बने हुए हैं, रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। तो सर्कुलर किसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं, एओ के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, और नोटिफिकेशन बाइंडिंग होते हैं हमारे आम जनता के ऊपर, ठीक है। लेट्स गो। और लास्ट आता है दैट जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस। कोई ऐसा मैटर है जिसके बारे में एक्ट में कुछ नहीं लिख रहा, जिसका कोई कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो मुद्दा उठाया गया, कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने उसका जो भी डिसीजन दिया है वो अब लॉ का क्या बन चुका है, पार्ट बन चुका है, ठीक है। चलो, इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, पहले लिख लो। जुडिशियल डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट के हैं, और देखो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी बॉडी है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजंस दिए, तो डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन, डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन, जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया है उसको सब लोग मानेंगे, चाहे कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, डिपार्टमेंट हो, एसएससी हो, कोई भी हो, भारत का हर एक डिपार्टमेंट और व्यक्ति, सभी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए हुए डिसीजन की क्या करनी है, इज्जत करनी है, ऑनर करना है उसको। तो एवरीवन का मतलब एवरीवन, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी फर्म, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी एसएससी, कोई भी हो, ठीक है। एप्लीकेबल अनलेस लॉ इज चेंज बाय पार्लियामेंट, लॉ ही बदल दिया पार्लियामेंट ने तो बात अलग है, अदरवाइज सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, अनलेस लॉ इज चेंज बाय पार्लियामेंट। अब बात करते हैं किसकी, हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट भी क्या देगा, डिसीजन देगा, है ना, जजमेंट पास करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, जुडिशियल डिसीजन। पर हाई कोर्ट के डिसीजन ऑल ओवर इंडिया हर पर्सन पे बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। वो विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन बाइंडिंग होते हैं, उनका जितना एरिया है ना उस पर बाइंडिंग होंगे, जहां से दूसरे कोर्ट का एरिया लग जाएगा वहां उनकी जो बाउंडेशन है वो क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। तो हाई कोर्ट, decisions are binding only within their
jurisdiction. Binding only with their jurisdiction. Can be overruled by हायर अथॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया जो हाई कोर्ट ने नहीं बोला था. हाई कोर्ट की बात काट के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोल दिया. हाई कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि हायर अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट. तो चलेगी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की. जुडिशियल डिसीजंस का मतलब होता है ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीजें जो एक्ट में, जो लॉ में नहीं लिखी हुई हैं. अब नया डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला तो उसको लॉ की तरह ट्रीट किया जाएगा. दैट इज बाइंडिंग ऑन एवरी वन. लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन है तो उनके एरिया में बाइंड करेगा. दूसरा ज्यूरिसडिक्शन शुरू हो गया, दूसरा एरिया स्टार्ट हो गया, वहां से वो डिसीजन लैप्स हो जाएगा. एग्जाम्पल से समझो. बिहार की गवर्नमेंट ने, नो ऑफेंस, जस्ट एग्जाम्पल है, बिहार की गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई भी व्यक्ति 6 आवर्स से ज्यादा सोएगा, 6 घंटे से ज्यादा की नींद को क्या कर दिया? बैन कर दिया सरकार ने, है ना. ये बताओ सरकार को किसने अधिकार दिया ये सब करने का? है ना. ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात क्या कहीं एक्ट में लिखी हुई है? नहीं. कोई नोटिफिकेशन, सर्कुलर कुछ भी नहीं है और आपने ये रूल लगा दिया है. जनता क्या करेगी? मिलके केस करेगी. केस चलेगा, केस जाएगा हाई कोर्ट तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, स्टेट कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक गया. हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि गवर्नमेंट गलत है. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. हाई कोर्ट का डिसीजन बिहार स्टेट में पूरा एप्लीकेबल होगा. बिहार से बाहर राजस्थान में ये कोई सेम रूल राजस्थान गवर्नमेंट ने लगा दिया, वहां का ज्यूरिसडिक्शन अलग है, यहाँ का अलग है, तो वहां के जज ने बोला वहां पे चलेगा, यहाँ का जज बोलेगा तो यहाँ चल जाएगा. जो केस है वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है, जिसको जितना सोना उतना सो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है. अब तो बिहार का कोर्ट कुछ भी कहे, राजस्थान का कोर्ट कुछ भी कहे, सही कौन है? सुप्रीम कोर्ट. अब यही क्या बन गया लॉ कि 6 घंटे से ज्यादा कोई सोएगा तो उस पर कोई बैन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई उससे के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा. क्या ये पहले लॉ में लिखा हुआ था, एक्ट में लिखा हुआ था? नहीं, ये चीजें एक्ट में पहले नहीं लिखी हुई. लेकिन अब हम इसको एक्ट का हिस्सा मानेंगे क्योंकि किसने बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया. और सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती है. ओके, गॉट इट. चलो चलिए. तो जो इनकम टैक्स लॉ है उसका हमारे पास कितने पार्ट आ गए? 5. दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन और जुडिशियल डिसीजन और हमारा फाइनेंस एक्ट जो हर साल आता है. ठीक है. अब इन पांचों को मिला के हम बोल सकते हैं हम क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे, ना कि एक्ट पढ़ने वाले हैं. चलिए, ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ टैक्स लॉस और उसके बाद सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया. अब स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट. अभी तक तो हम ऊपर ऊपर की बातें कर रहे थे. अभी जो मेन है, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट जो मेन डीटी स्टार्ट होती है वो होती है आपके चार्जिंग सेक्शन से. तो नोटेड डाउन चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन है आपका सेक्शन 4. सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है. सेक्शन है 4 तो बातें भी कितनी लिखी हुई है उसके अंदर? 4 बातें लिखी हुई है. चलो लिखो. सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ, section 4 is the charging section of
इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4। इनकम टैक्स इज चार्ज, 4 पॉइंट है चार्जिंग सेक्शन में। फर्स्ट, ऑन प्रीवियस ईयर्स इनकम। In the relevant assessment year, in the relevant assessment year, in short we called it AY, assessment year. Okay, at the rate जो कहाँ प्रेस्क्राइब होती हैं? प्रेस्क्राइब बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट of every person on total income of every person as defined under section 2 clause 31. This is your charging section, most important topic of DT और फर्स्ट टॉपिक डायरेक्ट टैक्स का वो है आपका चार्जिंग सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर बातें 4 लिखी हुई हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हर लाइन के अंदर कोई ना कोई मीनिंग छुपा हुआ है। एक एक करके हम सारा मतलब समझते हैं। चलिए तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर जो 4 बातें लिखी हुई हैं उन 4 बातों का हम मतलब समझते हैं। फर्स्ट इज, देखो चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये है कि इनकम टैक्स के अंदर इस वाले सेक्शन के तहत क्या लगता है? टैक्स लगता है। पहली लाइन दिख रही है आपको, ऑन प्रीवियस ईयर इनकम। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? हेडिंग बनाओ, प्रीवियस ईयर। जिस साल हम पैसा कमाते हैं, जिस साल इनकम एक्चुअल में अर्न होती है, वो ईयर होती है हमारे पास प्रीवियस ईयर। तो जो अर्निंग ईयर होती है वही क्या बनती है बच्चों? हमारी प्रीवियस ईयर बनती है। फाइनेंशियल ईयर होती है जो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, खत्म होगी 31 मार्च को। तो जिस साल हम पैसा कमाएंगे उस हर साल को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्या होती है? फाइनेंशियल ईयर होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर से पहले आने वाली साल को क्या बोलोगे? प्रीवियस ईयर बोलोगे। इनकम अर्न इन विच ईयर? जिस साल हम पैसा कमाते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से शुरू होगी और कब खत्म होगी? 31 मार्च को। तो वो होती है हमारी प्रीवियस ईयर। नोट, जरूरी नहीं है 12 महीने की ही प्रीवियस ईयर हो। आपने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया अक्टूबर में किया, तो अब 12 महीने की कैसी होगी? तो जिस साल हम पैसा कमाते हैं, तो पहली बार अगर कमा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब इनकम अर्न स्टार्ट होगी,
तो अगर वो डेट 1 अप्रैल से शुरू नहीं है तो ऐसा नहीं बोलोगे कि प्रीवियस ईयर ही नहीं है हमारी, तो वह वही साल आपकी प्रीवियस ईयर मानी जाएगी, लेकिन 12 महीने की नहीं होगी, बस 10 की होगी, 8 की होगी, 6 की होगी, है ना। तो नोट लिखो, प्रीवियस ईयर कैन बी, previous year can be less than 12 in case of new business और जॉब। नई जॉब है, नया बिजनेस है, तो उस केस में आपकी जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम की हो सकती है। तो प्रीवियस ईयर में हम जो भी पैसा कमाएंगे तो उसको क्या बोलोगे आप, प्रीवियस ईयर। जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर, जिस साल हम उस पैसे पर टैक्स दे रहे हैं वो है आपकी असेसमेंट ईयर। तो सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो क्या है, असेसमेंट ईयर। ये हमेशा 12 महीने का होगा, बिकॉज दिस ईयर इज सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के बाद आएगी। अब बाद में थोड़ी ना आप 6 महीने 8 महीने, वो तो पूरे 12 महीने का होगा। तो असेसमेंट ईयर ऑलवेज a period of 12 months, always a period of 12 months. This is the year, this is the year in which, this is the year in which tax is paid on previous year income. प्रीवियस ईयर में जो हमने कमाया उस पर हम टैक्स कब देंगे, असेसमेंट ईयर में देंगे। तो टैक्स इज पेड ऑन प्रीवियस ईयर इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रीवियस ईयर 2025-26 है तो असेसमेंट ईयर क्या हुई, 2026-27। अगर प्रीवियस ईयर 2022-23 है तो असेसमेंट ईयर क्या हुई, 23-24। प्रीवियस ईयर 2001-2002 है तो असेसमेंट ईयर 2002-2003 हुई। तो previous year is preceding assessment year, assessment year is succeeding previous year। previous year 12 महीने से कम की हो सकती है, assessment year कभी भी 12 महीने से कम का पीरियड नहीं होगा। ठीक है, चलो चार्जिंग सेक्शन में यही लिख रहा है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको, हम रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में क्या देंगे, टैक्स देंगे। टैक्स कहाँ बताई जाएगी, टैक्स की रेट, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट हर साल 1 फरवरी को बजट आता है। निर्मला सीतारमन जी एक्ट में क्या बताएंगी आपको, रेट बताएंगी, और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो एक्ट के हिसाब से जो भी रेट एप्लीकेबल होगी वो आपकी टोटल इनकम पर लगा दी जाएगी। टोटल इनकम कैसे निकालेंगे वो तो आप पूरा डीटी पढ़ लोगे तब आपको निकालना आएगा कि हमारी जगह जगह सोर्सेस से जो भी इनकम होगी सबका क्या करना है, हमें सम करना है। लगेगा किस पे टैक्स बच्चों, पर्सन पे लगेगा। किस पे लगेगा, पर्सन। अब ये पर्सन क्या होता है वो अभी हम समझते हैं। चलो, पर्सन, पर्सन का मतलब सिर्फ अपने आप से नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता, सिर्फ इंडिविजुअल ही पर्सन नहीं होता है। इनकम टैक्स के अंदर पर्सन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इन द सेंस पर्सन के अंदर 7 मेंबर्स आते हैं। कितने मेंबर आते हैं, 7। मैम पर्सन तो हमने एक ही टाइप का सुना है कि अपन सब क्या है, पर्सन है, बस वही गलती हो गई ना। इनकम टैक्स के हिसाब से बच्चों कितने पर्सन है, 7। फर्स्ट आता है इंडिविजुअल। सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे इंडिविजुअल में, राम, श्याम, गीता, राशि, मोहन,
एटसेट्रा, ये सब क्या है बच्चों? पर्सन है। ठीक है, इंडिविजुअल को इनकम टैक्स ने क्या बोला है? पर्सन बोला है। चलो, मतलब जितने भी आप बच्चे हो, जो भी है, सब लोग जो आपको जीते जागते लोग दिख रहे हैं, इंडिविजुअल है, वो क्या है? पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता, चलो तो और कौन होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? भारतीय संयुक्त परिवार। जित अपने हिंदूज में कल्चर है जॉइंट फैमिली बिजनेस का, तो जो भी हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस हैं, उन्होंने कोई पैसा कमाया, उनको भी कहाँ टैक्स देना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए पर्सन की डेफिनेशन इतनी बड़ी करी, बिल्कुल, जिससे कि सबसे क्या ले पाए? टैक्स। अगर पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल होता, एचयूएफ तो कमा के निकल लेते, वो तो पैसा सरकार को देते ही नहीं टैक्स के रूप में। कंपनियां भी सरकार को फिर क्या नहीं देती? टैक्स नहीं देती। तो पर्सन की डेफिनेशन को ही इन्होंने क्या कर दिया? अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, बड़ा बता दिया कि आप अकेले अकेले जो भी लोग हो, इंडिविजुअल हो, वो भी क्या हो? पर्सन। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो भी क्या है? पर्सन। इसके अंदर जैन और सिख फैमिलीज भी आती हैं। ओके, चलो, कंपनी भी क्या है? पर्सन है। एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस। तो मतलब मैम कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो पर्सन की डेफिनेशन में आता है और पर्सन चार्जिंग सेक्शन में आता है। चलो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो वो भी किसका पार्ट है? फर्म का पार्ट है। फर्म का पार्ट है तो वो पर्सन का पार्ट है। पर्सन का पार्ट है तो उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बोलता है हर पर्सन हमें क्या देगा? टैक्स देगा, इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। ठीक है, चलो, अच्छा, मतलब फर्म, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल, चारों क्या है? पर्सन है। चलो, लोकल अथॉरिटी, जो भी ये म्युनिसिपालिटी है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, इनके द्वारा कोई भी पैसा कमाया गया, सरकार को टैक्स दो। सरकार बोलती है हर पर्सन टैक्स देगा। म्यूनसिपालिटी वाले आए, हम तो भैया पर्सन नहीं है, सरकार बोलेगी ये रहा सेक्शन 2 क्लॉज 31, देखो लोकल अथॉरिटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पर्सन। तो लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आएगा? एटसेट्रा, म्यूनसिपालिटी, नगर निगम, एटसेट्रा। सिक्स्थ आएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है पर्सन टैक्स देगा। पर्सन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन आर्टिफिशियल है, जो नेचुरल नहीं है, हमारे जैसे सांस नहीं लेता, खाता पीता चलता बोलता नहीं है, लेकिन वो आर्टिफिशियली जिसका लॉ के तहत जन्म हुआ है, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एटसेट्रा। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, वो बोलेगा मैं तो पर्सन ही नहीं हूँ, पर्सन नहीं हूं तो मैं टैक्स दूंगा ही नहीं। गवर्नमेंट बोली आप पर्सन हो, आप आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, और वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, उन्हें भी क्या देना पड़ेगा? लास्ट, एओपी, दैट मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी, बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों क्या होते हैं? चलो आइए समझते हैं। जैसे नाम से ही आपको पता लगेगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है
जो भी इंडिविजुअल है, राम श्याम गीता मोहन राधा, जो भी व्यक्ति है, नेचुरल पर्सन है, उनका ग्रुप बना दो। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, राम प्लस मोहन प्लस सीता, तीनों ने मिलके एक जॉइंट बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसको बोलेंगे बॉडी ऑफ, जिसमें सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तीनों ने जॉइंट बिजनेस करने की सोची, पैसा कमाएंगे और सरकार को क्या देंगे, टैक्स। क्यों देंगे, क्योंकि बीओआईबी पर्सन की डेफिनेशन का क्या बनता है, पार्ट बनता है। अलग अलग दे रहे थे तो वो इंडिविजुअल है, मिलके कमा रहे हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्या दो भैया, टैक्स। गवर्नमेंट बोलती है अगर कोई भी इंडिविजुअल के साथ कोई भी फर्म मिल जाती है, या फिर कोई कंपनी मिल जाती है, या फिर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों मिल जाते हैं, एटसेट्रा, मतलब पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग हैं, सातों में से कोई दो का मिक्सचर हो जाएगा, तो एसोसिएशन तो बना है, ग्रुप तो बना है, लेकिन इंडिविजुअल का नहीं है वो, उसमें पर्सन है, और पर्सन के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, फर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, लोकल अथॉरिटी है, तो बड़ा कौन हुआ, एओपी। तो दो चार अलग अलग टाइप के पर्सन की डेफिनेशन के अंदर जो लोग आते हैं उनका ग्रुप तो एओपी, सिर्फ इंडिविजुअल का ग्रुप बीओवाई। तो इन्होंने मिलके कोई भी जॉइंट बिजनेस स्टार्ट किया है, जिससे इनको इनकम अर्न हो रही है। इनकम अर्न होने के बाद इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन की डेफिनेशन का पार्ट होते हैं। So there are 7 members of person: individual, HUF, AOP, BOI, firm, artificial, judicial person, local authority और कंपनी। ठीक है, अब ये था चार्जिंग सेक्शन, जो बोलता है हम पिछले साल कमाएंगे, अगले साल टैक्स देंगे। हमसे मतलब पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, फर्म, कंपनी, ये सब आते हैं। और टैक्स किसके हिसाब से देंगे, फाइनेंस एक्ट में जो रेट्स लिखी हुई हैं उनके हिसाब से देंगे। आई बात समझ में, होप सो आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा पर्सन की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो रेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है, कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी। अगर आपको रेगुलर बैचेस ज्वाइन करने हैं तो कपिल कॉमर्स क्लास का ऐप डाउनलोड करो, और वहां से आपको रेगुलर बैचेस का कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। और भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो नीचे आपको नंबर गिवन होगा, उस पर क्या कर लो, कॉन्टेक्ट कर लो, हमारे काउंसलर आपको हेल्प करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। अभी देर नहीं करनी है, अभी फाउंडेशन का रिजल्ट भी आ गया है, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, वरना जितना देरी करोगे उतना ही आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।